स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन बिल्कुल वही काम, स्टेप अप का उल्टा। स्टेप अप का उल्टा मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो करंट को हाई करंट में बदलता है। तो भैया सबसे पहले तो हम एक ट्रांसफार्मर बना लें, यहाँ समझो फटाफट, और आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल खत्म ये। देखो, और ये सॉफ्ट आयरन होता है, सब सॉफ्ट आयरन है, ये सब सॉफ्ट आयरन है। हो गया सॉफ्ट आयरन। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा या कम? ये प्राइमरी कॉइल है या सेकेंडरी? ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा। और थिकनेस कैसी? थिकनेस पतली। चलो भाई, यहाँ पे हम थिकनेस को कम रख देते हैं, और ये इनपुट हो गई। अब बताओ यहाँ पर कैसी? यहाँ थिकनेस कैसी? मोटा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम। चलो भाई, मान ली तुम लोगों की बात, माननी पड़ेगी हमको। लो भाई, नंबर ऑफ टर्न्स कम और वायर मोटा, ये हो गया आउटपुट। इसमें भी वही है, यहाँ से इनपुट में से तुम करंट दोगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड जाके दूसरे को कट करेगी, म्यूचुअल इंडक्शन लगेगा, करंट बनेगी, उसको हम यूज कर लेंगे। इसका प्रिंसिपल भी क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। ये बातें तुम्हें समझ में आ गई कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स द हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एंड लो करंट इनटू हाई करंट, एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज वाइस वर्सा ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तुम समझ गए, मैं भी समझ गया। अब देखो कुछ फॉर्मूले आते हैं इसके, हमको वो समझने हैं। देखो यार, तुम भी जानते हो, थोड़ा बहुत समझना अब, क्योंकि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतने ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा? एन प्राइमरी। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा? एन सेकेंडरी। दोनों को डिवाइड कर दो तो फॉर्मूला आएगा फाई पी अपॉन फाई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। बच्चे, पहला फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। इसके एक रूल याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो फ्लक्स कम। डायरेक्टली होता है। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? एक फॉर्मूला तुम लोगों ने सुना है, E इक्वल टू फैराडे लॉ माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सुने हो कभी? देखा है कभी फॉर्मूला ये? यस सर। अगर मैं पी तुमसे किस लिए? कहूं क्या अरे चीज? पी और एस क्या है? डी, फिर से बोलना, क्या बोला? टी और एस क्या है? पी और एस। पी क्या है यहाँ पर? सर ऊपर पी ऊपर और एस। से यार, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी फ्लक्स, सेकेंडरी फ्लक्स। पी का मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी, पी एस। देखो, अब वोल्टेज का फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं तुमसे कहूं कि फाई नहीं है, फाई पी है, तो बताओ ई क्या हो जाएगा? ई पी। तो इसी फॉर्मूले में तो प्राइमरी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई पी इक्वल टू माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी। इसी तरीके से फॉर्मूला क्या बनेगा? ई एस इक्वल टू माइनस का डी फाई एस अपॉन डी टी। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिला? ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू क्या मिला? माइनस का डी फाई पी अपॉन डी टी अपॉन माइनस का डी फाई एस अपॉन डी टी। डी टी से डी टी गया, तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू क्या मिला? माइनस से माइनस गया, डी फाई पी अपॉन डी फाई एस। और हम जानते हैं फाई पी क्या होता था? एनपी के बराबर। फाई एस क्या होता था? एनएस के बराबर।
तो क्या यहाँ से एक फॉर्मूला ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस नहीं आ जाएगा? एक बार बताना हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. क्या इसी वाले से ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू 5p अपॉन 5s नहीं आ जाएगा? बताओ हाँ या ना। यस सर। आ जाएगा सर। तो तुम खुद सोचो, पहला फॉर्मूला किसके किसके साथ आया? पहला फॉर्मूला आया फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स में, दूसरा फॉर्मूला आया फ्लक्स और वोल्टेज में, तीसरा फॉर्मूला आया नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज में। ये तीनों फॉर्मूले आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के साथ, फ्लक्स और वोल्टेज के साथ, फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ये फॉर्मूले हो गए तीन। अब फॉर्मूला देखो, समझो। मान लो कि मैंने इनपुट में पावर कितनी दी, POWER, पावर दी मैंने PI, पावर इनपुट, और मुझको बाहर कितनी मिली, पावर आउटपुट। मैंने इनपुट पावर दी, बाहर मुझे मिली आउटपुट पावर। जरा ध्यान देना थोड़ा सा। तो पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता था, तुम लोगों को पता होगा, VI। सुना है कभी? पावर इक्वल टू Yes, VI, sir. P इक्वल टू VI। यस सर। फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता था, VI। अच्छी बात है, लेकिन ये कौन सी इनपुट पावर? तो VP IP, मतलब प्राइमरी। आउटपुट पावर VS IS, सेकेंडरी। VP को VP लिखूंगा नहीं मैं, इसको लिखूंगा मैं EP IP। VS को VS लिखूंगा नहीं मैं, इसको लिखूंगा ES IS। अब EP और ES को एक साथ लिख दो, EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP। अगले पेज पे लिखता हूं, EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP। देखो ये रिलेशन आ गया वोल्टेज और करंट में। समझ में आया या नहीं आया? वोल्टेज और करंट में रिलेशन लाने के लिए क्या किया मैंने, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI, प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज एक साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट एक साथ। तो फॉर्मूला अपने आप क्या बन गया, EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP। इससे साफ साफ पता चल रहा है EP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP, ES इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IS। इससे साफ साफ पता चल रहा है वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बताओ क्या यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर क्या ओम्स लॉ फॉलो हुआ? नहीं हुआ। नो सर। सोच के देखो। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर में कभी भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट इनवर्सली आ रहे हैं, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो बहुत छोटी सी बात कभी कभी पूछ लेता है, इज ओम्स लॉ फॉलो या ओम्स लॉ एप्लीकेबल इन द ट्रांसफार्मर? कहोगे ना। पूछेगा व्हाई? तो कहोगे क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए ओम्स लॉ की डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। ओम्स लॉ में if there is no any change in the physical conditions, mainly temperature of the conductor and area of cross section of the conductor, then the potential applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing inside it. किसी कंडक्टर की टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बदलाव ना करें, या तो दोनों बदल रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, गर्म पड़ जाता है पूरा ट्रांसफार्मर। दूसरा यहाँ एरिया कम, यहाँ पे एरिया ज्यादा, एरिया भी बदल रहा है लगातार एक करंट से दूसरे करंट में। जब तुम दोनों में बदलाव कर रहे हो तो ओम्स लॉ कहाँ से फॉलो करेगा यार? ओम्स लॉ तो फेल हो जाएगा। तो हो भी रहा है, ओम्स लॉ फेल हो रहा है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में उल्टा रिलेशन आ रहा है जो सीधा सीधा आना चाहिए था। तो तुमने कुल मिला के कितने फॉर्मूले देखे? सबसे पहला फॉर्मूला देखा 5p अपॉन 5s इक्वल टू NP अपॉन NS, पहला। दूसरा तुम लोगों ने देखा EP अपॉन ES इक्वल टू 5p अपॉन 5s, तीसरा EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS, तीसरा। और चौथा फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा वोल्टेज और करंट में IS अपॉन IP। कितने फॉर्मूले तुम लोगों ने
देख लिए आज का आज। सर उसका एक बार रीजन लिखवा दो। किसका? E is inversely proportional to I का। इसका रीजन लिख लो, जल्दी लिखो। अच्छा, इसका रीजन ओम्स लॉ फेल्स इन ट्रांसफार्मर बिकॉज, लिखो जल्दी फटाफट। ओम्स लॉ फेल्स इन ट्रांसफार्मर लिखो इन ट्रांसफार्मर Ohm's law fails because Ohm's law fails because Ohm's law fails because आवाज आ रही है? बोल देना, नहीं तो मैं Yes, पगलों जैसे sir. बोलता रहूं इधर। हाँ, Ohm's law fails because physical conditions, temperature and area, physical conditions, temperature and area cannot remain constant, cannot remain constant, Sir, cannot remain constant. Due to this, the relation between voltage and current, सर स्टार्टिंग से बता दो। अभी मैंने देखा तुम लेफ्ट होके फिर ज्वाइन किया तुमने। मैं पहले पूरा बोल दिया था। एक बार शुरू बोल देता हूँ पूरा मैं। Due to this relation between voltage and current is inversely proportional to each other. लिख जाओ सब आगे। The relation between voltage and current is inversely proportional to each other in place of directly proportional. Inversely proportional to each other in place of directly proportional. In place of directly proportional. बात खत्म। तो देखो शुरू से मैंने क्या बोला? शुरू से ये बोला कि इन ट्रांसफार्मर Ohm's law fails because physical conditions, temperature and area cannot remain constant. Physical conditions, temperature and area cannot remain constant. Due to this, voltage and current is inversely proportional to each other in place of directly proportional. इसलिए ओम्स लॉ फेल हो जाता है। और एक कुछ रिलेशंस आते हैं जिसमें से एक छोटा सा एक नाम है NS/NP। जरा इसका नाम याद रखना, NS/NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बस ये याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको याद रखना। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। क्लियर? और ये चैप्टर यहीं का यहीं अब खत्म हो जाता है पूरा। बात खत्म। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाएंगे और हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करेंगे। ठीक है? तो ट्रांसफार्मर भी खत्म हो गया और ट्रांसफार्मर के साथ साथ तुम्हारा ये जो ये टॉपिक था
ये वाला सर एलसी सर्किट का, ये भी खत्म हो गया। बताओ सर क्या कह रहे हो? ओम्स लॉ की डेफिनेशन से आप कह रहे थे डिपेंड करता है, वो बता दो कैसे। ओम्स लॉ की जो ओम्स लॉ की डेफिनेशन बोलूं, डेफिनेशन तो ये थी कि ओम्स स्टेट्स दैट इफ द फिजिकल कंडीशंस मेनली टेम्परेचर इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता है तो उसमें चलने वाली जो करंट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है। चलने वाली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है। कब? जब टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो हर जगह। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो टेम्परेचर भी बदल रहा है और एक करंट से दूसरे वाले कॉइल में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदल रहे हो तुम, तो इसलिए ओम्स लॉ फेल तो होना ही होना है। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। ठीक है, चलो कल से हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल, और आज ये चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू सर। चलो।